बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। तो बेटा आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के जो नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं 6 से लेकर 10 तक, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं, तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और उस चैप्टर के जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उनका लिंक भी आपको जो है वो बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको चाहिए कि आप पहले वो वीडियोज़ देख लें ताकि आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 6 से। न्यूमेरिकल नंबर 6 है बेटा अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मास इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मास। कहते हैं कि लड़का है जी, उसने एक फायर क्रैकर, एक पटाखा जो है वो लिया और उसको एक एम्प्टी कैन के अंदर जो है वो रखा जिसका मास आपको दिया हुआ 40 ग्राम। ही प्लग्स द एंड विद द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम। फिर वो उस कैन का जो एंड है, जो उसका सिरा है, उसको एक वुडन ब्लॉक के साथ जब उसको बंद कर देता है जिसका मास आपको दिया हुआ 200 ग्राम है। आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर को चलाने के बाद ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप। वो कैन को जब वो सीधा ऊपर फेंक देता है। इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। तो वो कहता है जब वो कैन को ऊपर फेंकता है, उछालता है, तो वो वहां पे ऊपर जाके फट जाता है। इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अगर जब फटने के बाद जो ब्लॉक है वो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से शूट आउट होता है, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग। तो बताएं कि जो कैन है वो कितनी स्पीड से जब मूव करेगी। ओके, देखें ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का ही है। जैसे फर्ज करें कि ये मेरे पास एक कैन है और ये फर्ज करें एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है जी। तो अब होता क्या है, कोई लड़का क्या करता है कि इस कैन के अंदर एक पटाखा जो वो चला के रख देता है, ठीक है, और इसको ऐसे वुडन ब्लॉक को ऐसे बंद करके ऐसे हवा में उछाल देता है। ठीक हो गया। अच्छा, शुरू में तो अभी पटाखा चला नहीं है, ठीक है, तो कैन और जो वुडन ब्लॉक है वो दोनों क्या है, रेस्ट में पड़े हुए हैं। तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम कैसी मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। अब फायर क्रैकर को चलाने के बाद वो इस कैन में रखता है, ऊपर से इसको वुडन ब्लॉक को ऐसे प्लग कर देता है और ऐसे हवा के अंदर उसको उछालता है। अब जब हवा के अंदर उसको उछालता है तो वो टॉप पे जाकर वो क्या हो जाता है, वो फायर क्रैकर जब वो एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है। अब फटने के बाद क्या होगा, अब देखें फटने के बाद क्या होगा, इसमें हमने वो रखा हुआ फायर क्रैकर रखा हुआ है और हमने इसको ऐसे बंद किया हुआ है, और जब वो फायर क्रैकर एक्सप्लोड होगा तो क्या होगा, ये ऐसे टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है जी। जब वो एक्सप्लोजन होगा तो कैन एक डायरेक्शन में मूव करेगी और जो वुडन ब्लॉक है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आपको वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी फटने के बाद, एक्सप्लोजन होने के बाद वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी आपको दी गई है, तो आपने मालूम करना है कि कैन की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। और वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो बताएं कैन जब वो किस वेलोसिटी से जब वो मूव करेगी। तो अब इसमें जब आपने याद रखना है, जब ये एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन होने के बाद जब वुडन ब्लॉक एक डायरेक्शन में मूव करता है तो वुडन ब्लॉक का मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए जो कैन है वो दूसरी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसी तरह जैसे गन और बुलेट की एग्जांपल लेते हैं, जब फायर करते हैं तो बुलेट आगे मूव करती है और गन पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो गन पीछे की तरफ मूव इसलिए करती है ताकि वो गोली का, बुलेट का जो मोमेंटम है उसको वो कंजर्व रख सके। यहां पर भी यही काम होना है कि जब वो फायर क्रैकर एक्सप्लोड होगा तो एक्सप्लोजन के बाद जब वुडन ब्लॉक एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए जो कैन है वो उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। अब बताना ये कि वो कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगी। ठीक हो गया जी, ये आपने याद रखना है। तो अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। तो पहले हमें गिवन डाटा दिया हो गया, ठीक है जी। गिवन डाटा में हमें कैन का मास दिया हुआ है और ब्लॉक का मास दिया हुआ है। अच्छा, ये जो मास दिए हुए ये ग्राम्स में दिए हुए हैं, ठीक है।
आपने इसको किलोग्राम में यूज करना है। तो किलोग्राम में इसको करेंगे तो क्या करेंगे, आसान तरीका है कि आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो किलो से मल्टीप्लाई कर दो और किलो से डिवाइड कर दो, बड़ा आसान तरीका है। याद रखिएगा हमेशा जब भी आपने प्रीफिक्सेस लेकर आना है तो उसी प्रीफिक्स से आप डिवाइड कर दो और उसी प्रीफिक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपने इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो किलो से मल्टीप्लाई कर दो और किलो से ही डिवाइड कर दो। तो ये आंसर फाइनल हमारा बनेगा 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 किलोग्राम। ठीक है जी, ओके। उसके बाद 200 ग्राम को भी आप कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा किलोग्राम में कुछ इस तरह से, अगेन -3 किलोग्राम। ठीक है जी, तो ये दोनों वैल्यूज हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद स्पीड ऑफ ब्लॉक हमें दी हुई है फाइनल, मतलब एक्सप्लोजन के बाद ब्लॉक की स्पीड आपको दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड, उसको मैंने v2 प्राइम से लिखा है। ठीक है जी, और इनिशियल वेलोसिटी कैन और ब्लॉक की वो आपको पता है दोनों रस्ट में होते हैं, शुरू में अभी एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। एक्सप्लोजन होने से पहले दोनों की वेलोसिटी 0 है, दोनों रेस्ट में है, तो हमने लिख दिया v1 v2 इज इक्वल टू 0। फाइंड करना जी हमने स्पीड ऑफ कैन, v1 प्राइम हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सहारा लेंगे, तो जिसकी स्टेटमेंट ये है मैथमेटिकली m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है जी, अब जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और अपने v1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बड़ा सिंपल तरीका है जी। देखें v1 और v2 इनिशियल जब वो 0 पे है, ठीक है जी, तो v1 और v2 ये दोनों 0 हो गई। अगर v1 भी 0 है v2 भी 0 तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास हो गई जी 0। ठीक है जी, ये मैं आपको यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ओके जी, हमने v1 प्राइम मालूम करना है, तो v1 को एक तरफ कर दें, बाकी सारी चीज़ों को उठा के दूसरी तरफ कर दें। तो इसको रीअरेंज किया तो v1 प्राइम बेटा हमारे पास आएगा माइनस m2 v2 प्राइम डिवाइडेड बाय m1। ठीक हो गया जी। अब जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है बेटा। तो वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v1 माइनस m2 कितना है जी हमारा 200 ग्राम 240। ठीक है जी, ये आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय v2 प्राइम कितना था 3। कैलकुलेशन बेटा मैं बार बार न्यूमेरिकल में कहता रहता हूँ, कैलकुलेशंस के बगैर जब वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, कैलकुलेशन लाजमी कर लेनी है। आपको न्यूमेरिकल आता होता है, डाटा भी आप सही निकाल लेते हैं, वैल्यूज भी सही पुट कर लेते हैं, फार्मूला भी आपका सही होता है, लेकिन आंसर मैं देखता हूँ कि अक्सर वो गलत होता है। उसकी रीज़न ये है कि कैलकुलेशन में स्टूडेंट जब वो मार खाते हैं, तो कैलकुलेशन जब वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन का बड़ा आसान तरीका ये होता है बेटा कि जो ऊपर रकम है उसको आप अलग से सोल्व कर लो, जो नीचे रकम है उसको आप अलग से सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद फिर आप उसको डिवाइड कर दो, तो इससे फिर गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर डिवाइड करके सेपरेट लिख लो, नीचे जो भी रकम है उसको आप नीचे लिख लो, फिर दोनों को आप जब वो डिवाइड कर दो। ओके, तो जी अब हम इसको कैंसिलेशन करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड, और ये साथ में माइनस भी है, तो ये माइनस हमारे पास ऐसे आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये माइनस साइन क्या शो करती है, माइनस साइन ये शो करती है कि जब ब्लॉक और कैन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो फिजिक्स में याद रखना हमेशा बेटा, फिजिक्स में माइनस साइन का मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को ही ज़ाहिर करता है, ये बात हमेशा याद रख लें। तो यहाँ पे माइनस का मतलब ये है कि अगर कैन इस डायरेक्शन में जा रही है तो वुडन ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिजन विद द हाइड्रोजन एटम विच इज इनिशियली एट रेस्ट। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है
जो कि रेस्ट में पड़े हुए हाइड्रोजन एटम के साथ जाके हेड ऑन कोलिजन करता है। Assuming the collision to be perfectly elastic, अगर perfectly elastic हो collision and a motion to be along a straight line और motion जब straight line के along हो, find the velocity of hydrogen atom। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन एटम की हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल तरीका है जी। आपने इलास्टिक कोलिजन के वो 4 केसेस हमने पढ़े थे, ठीक है। तो उन चारों केसेस में हमने देखा था कि टकराने के बाद की जो वेलोसिटीज होती हैं, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, जिसको हम v1 प्राइम और v2 प्राइम बोलते थे। तो v1 प्राइम जो है वो वेलोसिटी होती है जो कि फर्स्ट बॉडी की होती है वेलोसिटी टकराने के बाद, और v2 प्राइम वो वेलोसिटी होती है सेकंड बॉडी की टकराने के बाद, ठीक है। अब हमारे पास 2 बॉडीज हैं, इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम है। अब इलेक्ट्रॉन जब वो हेड ऑन कोलिजन करता है हाइड्रोजन एटम के साथ, जो कि इनिशियली रेस्ट पे पड़ा हुआ है, v2 = 0, और ये v1 वेलोसिटी से आ रहा है और ये स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम के साथ जाके कोलिजन करता है। अब क्वेश्चन ये है कि टकराने के बाद हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर टकराने के बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज को v1 प्राइम बोल दें, तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी को टकराने के बाद हम क्या बोलेंगे, v2 प्राइम। तो बेसिकली हमने ये v2 प्राइम ही मालूम करनी है, ठीक है, कि टकराने के बाद हाइड्रोजन एटम किस वेलोसिटी से मूव करता है। अगर वो कहता कि टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है, फिर हमने v1 प्राइम मालूम करना था। अब हमने v2 प्राइम मालूम करना है, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी टकराने के बाद। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ओके, अब डाटा की तरफ आते हैं। डाटा में हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जी बेटा, ठीक है जी। अब अगर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ना भी दिया हो तो आपको जुबानी याद होना चाहिए। उसने दे दिया तो अच्छी बात है। तो दूसरा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दी हुई है, टकराने से पहले स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी, एटम का आपको मास दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ हाइड्रोजन बिफोर कोलिजन, ठीक है, कि वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो लिहाजा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मालूम करना है स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम v2 प्राइम, मतलब टकराने के बाद, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन, जो कि बराबर होगी v2 प्राइम के, और ये हमने मालूम करनी है। अब v1 प्राइम और v2 प्राइम का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब v2 प्राइम हमने मालूम करनी है, तो ये v2 प्राइम का फार्मूला है, ठीक है जी। ये आपको जुबानी याद करना पड़ेगा। नीचे सबके m1 + m2 ही रहेगा, चाहे वो v1 प्राइम का फार्मूला है, चाहे वो v2 प्राइम का फार्मूला है। बस आपको कोशिश करना है कि ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो आपने जरा ध्यान से याद करनी है, ठीक है। ओके, तो अब ये वाला फार्मूला हमारे पास हो गया। अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो m1 m2, तो m1 की जगह पर आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m1 की जगह पर आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 की जगह पर आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। v1 क्या, v1 किसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, और वो आपको दी हुई है, ठीक है जी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब उसके बाद ये वाला जो फैक्टर है सारा, ये वाला सारे के सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे v2 क्या है, v2 है हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और वो है 0 है। तो v2 0 होने की वजह से ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए कैलकुलेशन है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी, अब जस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कैलकुलेट कैसे करना है। जो ऊपर वाली रकम होती है, डिनोमिनेटर के ऊपर जो रकम होती है जी, ठीक है जी, नोमिनेटर में, तो नोमिनेटर को आप सेपरेट सॉल्व कर लें, और जो डिनोमिनेटर है उसको आप सेपरेट सॉल्व कर लें, ठीक है जी। तो मैंने ऊपर वाली रकम को सॉल्व किया, तो मेरे पास आंसर आया 36.4 × 10⁻⁻23, और नीचे मैंने रकम को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आया 1.67 10⁻⁻27, ठीक है जी। ऊपर अलग नीचे अलग, जब अलग अलग आपने सॉल्व कर ली, फिर इनको आप डिवाइड कर दें। अब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा जी ये वाला 2.178 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी है जी हाइड्रोजन एटम की आफ्टर कोलिजन, ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको लिख दिया जी 2.18 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 8 करते हैं। A truck weighing 2500 kilogram and moving with a velocity of 21 meter per second
collides with stationary car weighing 1000 kilogram. The truck and the car move together after the impact. Calculate their common velocity. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रक है जो कि इनिशियल वेलोसिटी v1 से जा रहा था और वो एक कार से टकराता है जो कि इनिशियली रेस्ट में पड़ी हुई थी। ठीक है, तो जब ये इसके साथ जाके कोलिजन करता है तो कोलिजन के बाद, टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स मतलब कार और ट्रक दोनों एक तरह से एक ही वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कार और ये ट्रक आया और इससे कोलिजन हुआ, दोनों जो है वो इकट्ठे मूव करना शुरू कर गए। तो टकराने के बाद जब ये इकट्ठे मूव करते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो एक ही होगी। तो हमने वो वेलोसिटी हमने मालूम करनी है टकराने के बाद कि जो इन दोनों की एक ही वेलोसिटी है, कॉमन कंबाइंड वेलोसिटी जो है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो बच्चों डाटा हमारे पास ये है कि हमें ट्रक का मास दिया हुआ है। ठीक है जी, 2500 किलोग्राम। उस ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 21 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा था। ठीक है जी, ये वेलोसिटी कितनी है 21 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है ट्रक। मास ऑफ कार, ठीक है जी, कार का मास दिया 1000 और कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है कि ट्रक आ रहा है और कार जो है वो रुकी हुई है। अच्छा, आपने नहीं पिक्चर बनानी, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आपने डायग्राम नहीं बनानी। फिर उसके बाद टकराने के बाद क्या होता है, ट्रक और कार जो है वो एक ही वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं, कंबाइंड वेलोसिटी से ये मूव करना शुरू कर देते हैं। अब टकराने के बाद जो वेलोसिटी है, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होती है v1 प्राइम और v2 प्राइम। अब v1 प्राइम भी v2 प्राइम के बराबर है जो कि दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी है। टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 प्राइम और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 प्राइम, ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, मैं इनको एक ही नाम दे दूंगा, सिंपल v। ठीक है, तो हमने मालूम करना है कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, सिंपल v, या इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, यानी कि इसमें आप इजाफा कर लें इसके आगे कि v1 प्राइम बराबर है v2 प्राइम के, दोनों वेलोसिटीज बराबर हैं, इसलिए मैं इनको सिर्फ एक ही नाम दे दूंगा v। ठीक है ना, ओके। तो अब टकराने से पहले उसका दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम एक जैसा रहेगा, तो लिहाजा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास मेन फार्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है जी, अब इसमें थोड़ी सी मैंने चेंजेस की हैं। v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह पर मैंने सिंपल v लिख दिया है, बाकी सारी चीजें मैंने वैसे की वैसे लिख दी। ठीक है जी, तो v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह पर मैंने v क्यों लिखा है, क्योंकि v1 प्राइम और v2 प्राइम क्योंकि बराबर हैं और दोनों v के बराबर हैं, इसलिए मैंने v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह पर क्या लिख दिया, v लिख दिया। ठीक हो गया, और बाकी सारी चीजें एज इट इज आ गई। ओके, उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया जी, m1 v1 प्लस 0, m1 v1 और इसकी जगह पर, ठीक है, ये वाला फैक्टर मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, क्योंकि इसमें v2 0 है और v2 क्या है, v2 तो कार की वेलोसिटी है टकराने से पहले और वो 0 थी, जिसकी वजह से ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड में मैंने v कॉमन लिया और अंदर बच गया m1 प्लस m2। अब इस इक्वेशन को m1 v1 प्लस 0 इज इक्वल टू v m1 प्लस m2, इसको मैंने रीअरेंज किया तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नहीं रीअरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें v निकालना था तो v एक तरफ कर दें और बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दें, तो मैंने ये वाले स्टेप में ऐसे ही कर दिया। अब इस सारे स्टेप्स के अंदर मैंने क्या कर दिया है, वैल्यूज पुट कर दी है जी। ठीक है जी, तो वैल्यूज पुट करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो मतलब टकराने के बाद
दोनों कार और ट्रक एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे और वो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी 15 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 2 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम आर अटैच्ड at the two ends of a compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joule. Find the velocities of the block if the spring delivers its energy to the blocks when released. ओके जी, तो बेटा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके दोनों एंड्स पे हमने दो मैसेज को बांधा हुआ है और उसको हमने कंप्रेस्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हमने इसको कंप्रेस्ड करके रखा हुआ है तो उस स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है और वो है 10 जूल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स या वो कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जब वो स्ट्रेच होगा, फैलेगा। अब जब वो कंप्रेस्ड फॉर्म में थे तो 10 जूल एनर्जी थी, जो ही हम उसको रिलीज करते हैं तो वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, हमने उनकी वो वेलोसिटी जो वो मालूम करनी है आफ्टर रिलीजिंग इट। जब हम उस स्प्रिंग को रिलीज करके छोड़ेंगे तो वो जो 10 जूल एनर्जी जो उसमें स्टोर हो चुकी थी वो यूटिलाइज्ड हो जाएगी उनको मूव करवाने के लिए। अब वो कितनी कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं वो वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। ठीक है जी, ओके। अब पहले डाटा की तरफ देखते हैं। तो डाटा हमें दिया हुआ है जी, दोनों जो ब्लॉक्स हैं जो कि दोनों स्प्रिंग के साथ एंड्स के साथ बंधे हुए हैं, ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक उसका मैथ आपको दिया हुआ है, सेकंड ब्लॉक उसका आपको मैथ दिया हुआ है। तो जब वो कंप्रेस्ड हालत में होते हैं तो दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, मतलब हमने इसको ऐसे कंप्रेस करके रखा हुआ है, अभी वो मूव नहीं कर रहे। जब वो मूव नहीं कर रहे इसका मतलब कि उनकी जो वेलोसिटीज है वो क्या होंगी, जीरो होंगी। तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दोनों ब्लॉक्स की वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, v1 v2 और दोनों कैसी हो जाएंगी, ये जीरो के बराबर हो जाएंगी। और उस स्प्रिंग के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो चुकी है वो हमारे पास कितनी है, 10 जूल है। तो हमने मालूम करना है जी v1 प्राइम और v2 प्राइम, मतलब v1 प्राइम और v2 प्राइम रिलीज करने के बाद की वेलोसिटीज हैं दोनों ब्लॉक्स की। ठीक है जी, अच्छा। अब जब हमने उसको कंप्रेस्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके पास जो उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो जीरो हैं और जब हम उसको रिलैक्स करेंगे तो वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो कंप्रेस्ड हुए स्प्रिंग का मोमेंटम और रिलीज हुए स्प्रिंग का मोमेंटम, या यूं बोलें कि इनिशियल मोमेंटम एट कंप्रेस्ड फॉर्म के कंप्रेस्ड हालत में उसका मोमेंटम वो किसके बराबर होगा, जब हम उसको छोड़ देंगे तो रिलीज होने के बाद दोनों बॉडीज है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो किसी ना किसी मोमेंटम से मूव करेंगी। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये क्या होगा, बराबर होगा। एक तो हम ये रिलेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है इनिशियल मोमेंटम उस सिस्टम का, उन बॉडीज का, दोनों ब्लॉक्स का। तो इनिशियली वो दोनों क्या है, रेस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर वो दोनों इनिशियली रेस्ट में पड़े हुए हैं तो इन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी वो हमने क्या बोल दी हुई है, जीरो के बराबर बोल दी हुई है। मतलब v1 भी जीरो हो गया और v2 भी जीरो हो गया। अगर v1 और v2 जीरो हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पूरे का पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ये सारी की सारी क्या हो जाएगी बेटा, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, v1 और v2 जीरो होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी क्या हो गई, जीरो के बराबर हो गई। और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा सिर्फ m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है जी, ओके। अब आप किसी एक की आप वैल्यू यहां पर आप मतलब के मालूम कर लें। ठीक है, v1 प्राइम की वैल्यू यहां से निकाल लें और v2 प्राइम की वैल्यू आप यहां से निकाल लें। ओके, तो चूंकि हमने यही तो मालूम करना है कि v1 प्राइम कितनी और v2 प्राइम कितनी है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे फर्ज करें मैं v2 प्राइम अगर निकालता हूं तो v2 प्राइम एक तरफ कर दें, बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दें, तो m1 v1 प्राइम इधर आगे माइनस हो जाएगा, m1 v1 प्राइम इधर आगे माइनस हो गया
और M2 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये हो गया डिवाइड। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर V2 प्राइम बराबर हो गया माइनस M1 V1 प्राइम ओवर M2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, M1 और M2 की जगह पर आप वैल्यूज पुट कर लें, और वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा M1 का जो है हमारे पास है वो 2 है, डिवाइडेड बाय M2 हमारे पास है जी 0.5 मल्टीप्लाई बाय V1 प्राइम। ठीक है जी, अब जी इसको आप सॉल्व करें और 10 20 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो V2 प्राइम इज इक्वल्स टू -4 V1 प्राइम। ओके जी, अब V2 प्राइम का जो जवाब है वो V1 प्राइम की शक्ल में आ रहा है, मतलब एक इक्वेशन में दो अननाउन एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्या बोलेंगे उसको, अनबैलेंस्ड होती है वो इक्वेशन, जब वो अनबैलेंस्ड होती है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसमें ये हमारे पास एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स आ गए हैं, दो अननोन आ गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेशन भी एक होनी चाहिए, तो वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब वो अगर हमने V2 प्राइम मालूम करनी है तो उसके लिए हमें V1 प्राइम का पता होना चाहिए। अगर V1 प्राइम पता चल जाएगी तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके V2 प्राइम निकाल लेंगे। ठीक है जी, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे V1 प्राइम के लिए। अब V1 प्राइम के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखें, जब ये कंप्रेस्ड फॉर्म में थी तो इसके पास 10 जूल एनर्जी थी। ठीक है, कितनी एनर्जी थी बेटा, 10 जूल एनर्जी थी। अब जब इसको छोड़ेंगे, रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद ये वाली सिचुएशन आएगी, M2 ब्लॉक इधर मूव करेगा और M1 ब्लॉक इधर मूव करेगा। तो M1 की जो वेलोसिटी वो V1 प्राइम है और M2 की वेलोसिटी जो वो V2 प्राइम है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो एनर्जी इनके पास थी कंप्रेस्ड हालत में वो थी 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी इन दोनों ब्लॉक्स को मूव करवाने में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ऐसे ही है ना, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट है उसको आप ऐसे जमीन से ऐसे ऊपर उठाते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जब आप उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, जूं आप इसको छोड़ते हैं, जूं ये नीचे आ रहा होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही होती है और काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा होता है। और बिल्कुल जब वो जमीन के करीब जाकर पहुंचता है तो इसकी जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी इस पॉइंट पर, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही हाल है वो इन ब्लॉक्स के साथ होगा कि 10 जूल एनर्जी इनके पास थी पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल, जब ये दबे हुए थे, कंप्रेस हालत में थे। जो ही हम इसको रिलीज करेंगे तो ये सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या इसको यूं बोलेंगे कि 10 जूल एनर्जी जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसमें लॉस आ जाएगा, और वो लॉस किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन के बराबर होगा। मतलब ये जो कमी हो रही है वो ये गेन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। ठीक हो गया, तो यही बात मैंने यहां पे लिखी है जी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कि ये स्प्रिंग जो है वो अपनी 10 जूल एनर्जी जो लॉस कर रहा था वो आखिरकार किस में कन्वर्ट हो रही थी, दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं जी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल का होगा बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये ब्लॉक किस एनर्जी से मूव करेगा, तो आंसर है ये ब्लॉक मूव करेगा जी हाफ M1 V1 प्राइम स्क्वायर, और ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ये मूव करेगा जी हाफ M2 V2 प्राइम का स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, ठीक है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जब वो किसके बराबर होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो मैं इनको यहां पे लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी
ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ब्लॉक। ठीक है जी, दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? 10 जूल के बराबर होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपने पढ़ा हुआ है, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके तो अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमने v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है और इसमें हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमने v1 प्राइम के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये जो 2 है ये तो इधर आके हमारे पास इसको 20 बना देंगे, तो ये हमारे पास m1 v1 प्राइम प्लस सॉरी 1/2 तो नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/2 तो ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा जी m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ओके, अब v2 जो है वो है -4 v1 के बराबर, तो मैं इस v2 की ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो पुट करने से पहले हम m1 और m2 को सॉल्व इसकी m1 और m2 की वैल्यू पुट करके इसको मजीद ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ठीक है जी, तो 20 इज इक्वल्स टू m1 कितना था 2 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस m2 कितना था 0.5 और v2 प्राइम वो कितना है -4 v1 प्राइम और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो v2 प्राइम की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया जी, मैं इसको इससे लिख देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो मैंने जी बेटा यहाँ पर -4 v1 प्राइम, तो मैंने बेसिकली इस v2 की जगह पर ये वाली वैल्यू दर्ज कर दी। कहाँ से ली? मैंने इक्वेशन नंबर 1 से ली है। इक्वेशन नंबर 1 में v2 प्राइम बराबर है -4 v1 v2 प्राइम, और उसका स्क्वायर था तो वो स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है जी, ओके। तो अब जी बेटा इसको सॉल्व करते हैं मजीद। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन के अंदर v1 प्राइम रह गया, v2 प्राइम एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसमें इस पूरी इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट होंगे। खैर, तो यहां पर हम यहां से v1 प्राइम को सॉल्व करेंगे। तो v1 प्राइम को सॉल्व करने के लिए 10 और हमारे पास आ जाएगा जी 20 इज इक्वल्स टू, मैं इसको इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ जी बेटा, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 20 इज इक्वल्स टू 2v1 स्क्वेयर, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 8v1 प्राइम का स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको मजीद मैंने सॉल्व किया तो अब यहाँ पे देखो v1 प्राइम और v1 प्राइम रह गया। सो 20 इज इक्वल्स टू 10 v1 प्राइम का स्क्वेयर, तो यहाँ से v1 प्राइम का स्क्वेयर बराबर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें v1 प्राइम का स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, हमें सिंपल v1 प्राइम चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो v1 प्राइम का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 2 इसका स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा जी, तुम्हारे पास v1 प्राइम, ये स्क्वायर जजर के साथ खत्म हो गया, तो v1 प्राइम इज इक्वल्स टू, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा जी बेटा 1.41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, v1 प्राइम की वैल्यू आ गई। अब v1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास आने के बाद अब ये वाली वैल्यू v1 प्राइम की हम यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 1.41 को हम यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1, सारी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहां से बात थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, क्या कैलकुलेशंस हैं उसको सॉल्व करना है आपने, और सॉल्व करने के बाद फिर आप इसको देख लेंगे। ठीक है जी, ओके जी बेटा, तो v1 प्राइम की वैल्यू हमने 1 में पुट कर दी,
तो v2 प्राइम बराबर होगा -4 एज इट इज, -4, और v1 की जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि 1.41 है। ठीक है जी, इसको सॉल्व किया तो बेटा हमारे पास क्या आंसर आएगा, -5.64 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगी v2 प्राइम बराबर है जी -5.64 मीटर पर सेकेंड। सो यही उसने पूछा था कि दोनों ब्लॉक्स की जो वेलोसिटीज हैं रिलीज करने के बाद वो मालूम करो, मतलब v1 प्राइम मालूम करनी है और v2 प्राइम मालूम करनी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आएगी v1 प्राइम और ये हमारे पास आएगी v2 प्राइम। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि दोनों ब्लॉक्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। न्यूमेरिकल नंबर 10 करते हैं बच्चों। अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, कि एक फुटबॉल को आपने 30 डिग्री के एंगल पर आपने हॉरिजॉन्टल इसको थ्रो किया। टू ड्रॉ अ 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। तो 40 मीटर की दूरी पर वो जाके बॉल गिरा, तो बताएं आपने उसको किस इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंका होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिचुएशन है कि हमने एक बॉल को 30 डिग्री के एंगल पर हमने उसको थ्रो किया और उसने रेंज जो है वो 40 मीटर की जो है वो कवर की। बताएं कि हमने उसको किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका होगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है जी बेटा, रेंज का फार्मूला बेटा को अब आना चाहिए। अब देखें न्यूमेरिकल आसान है, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता। डाटा निकालने के बाद मेन अगला जो काम होता है वो होता है फार्मूला लिखना। तो रेंज बराबर होती है जी बेटा vi² sin 2 थीटा ओवर g। ठीक है जी, तो ये आपने रेंज का फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है, vi² sin 2 थीटा ओवर g। अब इसमें आपने vi² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो vi² एक तरफ कर दें, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर दें, सिंपल तरीका। तो यहाँ से हमने इसको रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करने के बाद vi² इज इक्वल्स टू rg ओवर साइन 2 थीटा। ठीक है जी, अब हमने vi मालूम करना है, ये vi² आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा जी rg ओवर 2 साइन 2 थीटा अंडर रूट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, r की वैल्यू हमें दी हुई है 40, अब g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा कितना है जी 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री और इसका आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है जी, अब इसको बेटा आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं आंसर जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कि तकरीबन कितना आंसर आएगा हमारा, आएगा 21.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो vi इज इक्वल्स टू 21.3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।